डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के इस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने देखा था। यहाँ पे हमने देखा था बाय डेफिनेशन अल्फा होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली इसको अल्फा इज इक्वल टू सी आयंस अपॉन सी से हमने प्रेजेंट करा था, जहाँ पे सी आयंस वो पार्ट था इलेक्ट्रोलाइट का, वो कंसंट्रेशन थी जो कि आयनाइज हो जा रही है, और कैपिटल सी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है जिसको हमने सॉल्यूशन में डाला है। सो इन द प्रेजेंट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सो यहाँ पे हम अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन अल्फा को प्रभावित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर। ये हमने पढ़ा था पहले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसा कि हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो अल्फा क्या हो जाएगा, सी आयंस डिवाइड बाय सी। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, सी और सी आयन बराबर होंगे। इस तरह से अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी डिवाइडेड बाय सी यानी कि 1। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा 100% होगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं तो उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन 1 होगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि वीक एसिड्स और वीक बेसेस या वीक सॉल्ट्स जो कि फीबली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते, ऐसे केस में अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, लेसर देन 1। सो से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, से NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि पूरी तरह से आयनाइज हो रहा है अपने एक्वस फेस में Na+ और Cl नेगेटिव में। तो ऐसे केस के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है। अब अगर हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लें, जैसे एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, तो ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि वीक एसिड है, और क्योंकि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा तो बाय डेफिनेशन सी अल्फा जो होता है ये होता है सी आयंस डिवाइड बाय सी। तो इस केस में जो ये इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन जो आयनाइज हो रही है ये हमेशा कम होगी इनिशियल कंसंट्रेशन से, और अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम आएगी, या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे सेकेंड फैक्टर देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट्स का डिफरेंट सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कराने की क्षमता अलग अलग होती है, और ये क्षमता डिपेंड करती है सॉल्वेंट के नेचर पे और सॉल्यूट के नेचर पे। हमने सॉल्यूशन चैप्टर्स में पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट आराम से डिसॉल्व हो जाता है, इसी तरह से नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में आराम से डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं जो कि पोलर होते हैं, तो हमारा सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, और सॉल्वेंट पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्यूशन होगा या फिर आयनाइजेशन होगा, और जिसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो पोलैरिटी का कंसेप्ट आ रहा है सॉल्वेंट की, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट may be defined as its capacity to weaken the force of attraction between electrical charges immersed in the solvent। मतलब से कोई सॉल्वेंट है, जैसे अगर हम वाटर का ही केस ले लें, अगर जो वाटर एक डायपोल होता है हम जानते हैं, तो इसमें 2 एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है और दूसरा नेगेटिव एंड होता है। अब से अगर हम यहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो हम जानते हैं NaCl में Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अगर ऐसा ही कोई सॉल्ट एक्वस फेस में जाएगा तो ऑब्वियसली जो वाटर डायपोल्स हैं वो यहाँ पे इन आयंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो
Na प्लस की तरफ यहाँ पे डायपोल का नेगेटिव एंड आएगा और Cl नेगेटिव की तरफ डायपोल का पॉजिटिव एंड होगा और यहाँ पे पोलर इंटरेक्शंस डेवलप होंगी जिसकी वजह से जो ये जो आयनिक बॉन्ड है ये कमजोर होने लगेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि Na प्लस ऐसे बहुत सारे वाटर डायपोल्स के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन बोलते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं वो एनर्जी यहाँ पर इस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाएगी और ये आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये हमने पहले पढ़ा है कि अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लेटिस एनर्जी से, लेटिस एनर्जी ये जो आयनिक बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करता है। अगर सॉल्ट्स में लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि कटायंस और अनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और ऐसे केस में जो आयंस होंगे उनका टूटना मुश्किल होगा। टूटना मीन्स उनका सेपरेट होना मुश्किल होगा टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग आयंस इन द सॉल्वेंट। बट अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो सॉल्वेशन एनर्जी ओवरकम करेगी लेटिस एनर्जी को, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो लेटिस एनर्जी रिलीज होगी सॉल्वेंट डायपोल से इंटरेक्शन के बाद जो आयंस हैं, जैसे कि अभी मैंने NaCl के केस में बताया, Na प्लस जो वाटर सॉल्वेंट है उससे इंटरेक्ट करेगा या कोई और पोलर सॉल्वेंट हो उससे इंटरेक्ट करेगा। सो अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा आती है तो ये एनर्जी कंज्यूम होगी लेटिस एनर्जी यानी कि Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड है उसे तोड़ने में, और इस तरह से जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है ये ज़्यादा हो जाएगी और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो सॉल्यूट है यानी जो यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसे समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट आयंस के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में वो वीक हो जाएगी और आयंस सेपरेट हो जाएंगे। अब अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे ईथर के लिए इसकी वैल्यू 4.1 होती है, इथाइल अल्कोहल के लिए इसकी वैल्यू 25 होती है और वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। सो जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, उस केस में सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो लेटिस एनर्जी को कंपनसेट करेगा, आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा, आयन सेपरेट हो जाएंगे यानी कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है, द हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द ग्रेटर इज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी इनवर्सली एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम यानी सॉल्वेंट का उतना कम आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह पाएगी, जो कि आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और आयंस का सेपरेशन इजी हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं कंसंट्रेशन। ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इसको मैंने इस तरह से प्रेजेंट करा था K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C, और इसको मैंने इस तरह से बताया था कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट C। So according to Ostwald dilution law, the degree of dissociation decreases with increase in concentration and increases with dilution. ये concept मैंने अभी बताया भी था last lecture 11 में। So the extent of dissociation of an electrolyte is inversely proportional to the concentration of its solution, जो कि यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस करा है, यानी कि जितना कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो उसे एक केस देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है अलग अलग कंसंट्रेशंस में, से 1 मोलर कंसंट्रेशन है, बी है, यहाँ पे एक केस ले लेते हैं 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, फिर एक केस ले लेते हैं 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है, और एक और केस ले लेते हैं 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। एसिटिक एसिड किस तरह से डिसोसिएट होता है ये हम जानते हैं, ये इस तरीके से एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस केस में कंसंट्रेशन कम होगी उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। सो
अगर हमसे पूछा जाएगा, इस तरह से अगर हमसे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाएगा कि अमंग दीज डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड किस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं, टेम्परेचर। से कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, जब भी टूटेगा तभी कॉरस्पॉन्डिंग आयंस बनेंगे। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड क्लीवेज ईजी हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड क्लीवेज ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट फैक्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम ये कह सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि से कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इस तरह से आयनाइज हो रहा है, और इसमें से कोई ए कंपोनेंट है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग बेस है जो इस तरह से डिसोसिएट होता है ए प्लस और ओ एच नेगेटिव में, तो यहाँ पे कॉमन आयन फॉर्म हो रहा है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर ये जो आयन है ए पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा। और हमने ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ जो हमने इफेक्ट डाला है, जो कंसंट्रेशन बढ़ाई है, वो कम हो जाए। तो से अगर हम यहाँ पर बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं AOH, जो कि इस तरह से आयनाइज हो रहा है ए प्लस और OH नेगेटिव में, तो यहाँ पे सेम सॉल्वेंट कंडीशंस में ए प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर ए प्लस की कंसंट्रेशन नेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में डिक्रीज आएगा। सो इस पार्ट को हम कुछ एग्जांपल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।